हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में चैप्टर 3 का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग समाज शास्त्र की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को बताया था। आप लोगों को समाज शास्त्र की परिभाषाएं और उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई थी। और आज के क्लास में हम लोग समाज शास्त्र की प्रकृति या नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समाज शास्त्र की प्रकृति देखने के पहले समाज शास्त्र एक विज्ञान के रूप में है कि नहीं है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है, किसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, साइंस क्या है ना। तो सामान्यतया विज्ञान शब्द से लोग एक विशिष्ट प्रकार की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर का अभिप्राय लगाते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब को हम विज्ञान समझते हैं। लेकिन यथार्थ में ये सभी धारणाएं जो हमारी हैं वो गलत हैं। विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स से नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है कि जब हम किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी अध्ययन पद्धति जो है वो वैज्ञानिक है कि नहीं। विज्ञान जिस तरीके से किसी तथ्य को परिभाषित करता है और उसे रिसर्च करने के बाद भी उसके बारे में भविष्यवाणी करता है और सही आकलन करता है, सिद्धांत देता है, तो उस तरीके से समाज का अध्ययन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो वास्तव में विज्ञान किसी अध्ययन वस्तु का बोध न होकर एक विशेष अध्ययन पद्धति का बोध कराता है। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी अध्ययन सामग्री में। केवल उसके प्रोसेस में है, उसके सब्जेक्ट मैटर में नहीं है। ठीक है ना। और भी स्पष्ट शब्दों में, कोई भी अध्ययन वस्तु विज्ञान हो सकती है यदि उसे वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी विज्ञान के लिए उसकी वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो ये विशेषताएं क्या क्या हैं वैज्ञानिक पद्धति की, ये हम देख लेते हैं। विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। पहला है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। दूसरा है निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन द्वारा तथ्यों का संकलन। तीसरा है संकलित तथ्यों का विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन और वर्गीकरण। चौथा है कार्य कारण संबंधों की स्थापना एवं उसकी व्याख्या। पांचवा है क्या है का वर्णन। और छठा है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। और सातवां है भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कहने का मतलब हो गया कि जब हम किसी समाज के किसी एक समस्या या किसी टॉपिक या किसी विषय पर जब हम अध्ययन करने जा रहे होते हैं तो वो अध्ययन हमारे मनमानी ढंग से किया हुआ नहीं होता। सबसे पहले हम किसी टॉपिक को चुनते हैं, चुनने के बाद उससे संबंधित तथ्य को पाने के लिए हम निरीक्षण करते हैं। कोई भी विज्ञान जो है उसकी सत्यता इसी बात पे डिपेंड करती है, इसी बात पे आधारित होती है कि उसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही हम तथ्यों का संकलन करते हैं और उसके द्वारा ही हम फिर बाद में भी सत्यापित करते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो विज्ञान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि ऑब्जर्वेशन पूरे तरह से होना चाहिए। आप फिजिक्स के लैब में चले जाइए, आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाइए, अगर आप दो तरह के रसायनों को मिलाते हैं तो उसके बाद आप फुल टाइम उसको देखते रहते हैं कि हाँ इसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, तो वो आप अपनी आँखों के द्वारा उसको पूरी तरह से देख रहे होते हैं। यही है ऑब्जर्वेशन।
आपने जो भी प्रयोग किया है उसको आप पूरी तरह से अपने खुले नेत्रों से देख करके उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। तो जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी ऑब्जर्वेशन का उपयोग किया जाता है, निरीक्षण का उपयोग किया जाता है, और उसके माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं। ठीक है। इसके बाद है संकलित तथ्यों का विश्लेषण। तो जो भी तथ्य, जो भी हमने ऑब्जर्व किया अपने प्रयोग के द्वारा, समाज में जो हम प्रयोग करते हैं उसके द्वारा हमने जो भी ऑब्जर्व किया है उसे हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको वर्गीकरण करते हैं कि किन किन चीज़ों को हम कहाँ पे रखें। किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे होते हैं, तो क्योंकि समाज शास्त्र का जो लैब है, जो प्रयोगशाला है, वो खुला समाज है। हम किसी प्राकृतिक साइंस विज्ञान का हम ये नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि हम बंद कमरे में करेंगे और निर्जीव वस्तुओं के साथ प्रयोग करेंगे। हमारे जो प्रयोग के ये होते हैं वो सजीव और एक विवेकशील प्राणी हमारा ये होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो और वो प्राणी जो है वो खुले समाज में रहता है, तो हम खुले समाज में जाकर के, वही हमारा प्रयोगशाला होता है, और वहीं पे जाके हम ऑब्जर्व करते हैं उनके व्यवहारों का, उनके समस्याओं का, उनके बाकी चीज़ों का। तो वहाँ पे जाकर के जो हम तथ्य संकलित करते हैं उसे हम संकलित करने के बाद उसे हम वर्गीकृत भी करते हैं, और उसके बाद अगर हम किसी घटना या समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो उनके कार्य कारण संबंधों क्या है, कार्य कारण संबंध, इसकी स्थापना करते हैं एवं उसकी व्याख्या करते हैं। और उनकी व्याख्या करने के बाद वास्तविकता क्या है, व्हाट इज़ का हम वर्णन करते हैं। ये है क्या चीज़, ये समस्या है क्या चीज़, उसका हम निरपेक्ष होकर के, न्यूट्रल होकर के उसके बारे में वर्णन करते हैं। और उसके बाद सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। तो सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करने का मतलब है कि जब हम कोई सामाजिक समस्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम ये सामाजिक समस्या लिए कि हमेशा टूटे हुए परिवार के बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये हमने एक सिद्धांत को लेकर के अपना अध्ययन आगे बढ़ाया, अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, निरीक्षण किया, तथ्य संकलन किया, कार्य कारण संबंध को देखा, क्या है का वर्णन किया, है ना। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमने ये जो सिद्धांत लेके चले हम लोगों ने जो कि टूटे हुए परिवार के बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये बात, जो ये कल्पना या हाइपोथेसिस लेकर के जो हम आगे बढ़ रहे थे, ये सही है या नहीं है। और अगर ये सही है तो फिर इसी तरह की एक अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष आता है, तो ये अध्ययन अगर किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो उसका भी निष्कर्ष वही आना चाहिए। तो इसे ही हम सिद्धांत की पुनर्परीक्षा कहते हैं कि एक जब बात को हम सिद्धांत के रूप में स्थापित करते हैं, इसका मतलब है कि वो हमेशा उसका रिजल्ट एक जैसा ही आना चाहिए। जैसे आप 2+2 4 होता है, जैसे जल का आप जो ये बनाते हैं H2O जो बनता है, तो जब भी किसी के द्वारा भी किया जाएगा ये प्रयोग तो उसका रिजल्ट हमेशा उसी तरह से आएगा। तो इसी तरह से समाज शास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा ये सामर्थ्य आ जाता है कि वो अपने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा कर सकता है, वो पूरे विज्ञान के आधार पर अपने सिद्धांतों की परीक्षा कर सकता है, और ऐसा करने के बाद उसके अंदर भी भविष्यवाणी की क्षमता आ जाती है। जैसे कि आप H2O जो बनता है, जल का निर्माण होता है, तो ये आप इसके बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कभी भी कहीं भी करे लोग तो इसका रिजल्ट यही आएगा। तो इसी तरह से समाज भी जो है, समाज शास्त्र के जब हम किसी तथ्य का अध्ययन कर रहे होते हैं तो समाज के बारे में भी हम अपने भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता हो जाती है वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा। तो इसलिए समाज शास्त्र जो है वो पूरे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके अपना अध्ययन करता है, और उसके बाद समाज के बारे में कोई निष्कर्ष देता है। तो इसीलिए समाज शास्त्र को एक विज्ञान कहा जा सकता है। हमने पहले ही बताया कि किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए, साइंस कहलाने के लिए उसके सब्जेक्ट मैटर की ज़रूरत नहीं होती है कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि किस विधि से पढ़ाया जा रहा है। अगर उसका अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जा रहा है, साइंटिफिक मेथड से किया जा रहा है, तो उसके निष्कर्ष जो हैं वो साइंटिफिक ही होंगे, और उसे हम एक विज्ञान के रूप में उस शास्त्र को स्थापित कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार इन्हीं विज्ञान के इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन होता है। इसीलिए हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप से जब भी पूछा जाए प्रश्न कि क्या समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, तो आप इसमें सीधे हाँ कर सकते हैं कि हाँ, समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। लेकिन समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र जो है युक्तिमूलक और प्रयोगमूलक दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। अमूर्त कहने का मतलब जो विजिबल नहीं है, मूर्त कहने का मतलब जो दिख जाता है ना। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या प्रत्यक्ष अथवा वास्तविक है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, न कि विशेषीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशेष विज्ञान। तो इस प्रकार यही है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो ये आज हमें स्पष्ट हो गया कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो पूरे तरह से वैज्ञानिक है। इसीलिए समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम चैप्टर 3 का MCQ सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।